तो सिलेबस क्या है जो आयोग द्वारा प्रोवाइड किया गया था ये वाला, तो यहाँ पर मेंशन है। तो ये अच्छे से विजिबल नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है आपके लिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी? ये दजला और फरात दो नदियां हैं, दजला और फरात नदी घाटी में। तो सबसे पहले इसमें आज हम देखेंगे कि एशिया के बारे में। तो आपका जो एशिया है, तो एशिया में कौन कौन सी नदियां हैं, और सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चीन में क्या होता है इसका, ये प्रवाहित होने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है। और मेकांग नदी क्या है, ये मेकांग है, और ये इसका म्यांमार तथा लाओस के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और साल्वी नदी क्या है कि इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर लंबी नदी है ये, और ये म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। ये सीमा बना, ये देख लो आपका रूस है, और ये क्या है आपका चीन है। ये मंगोलिया। सिंधु नदी जो है ये क्या है 2880 किलोमीटर क्या है ये लंबी है। यानी कि इरावदी नदी जो है आपका, इसको म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। म्यांमार वांगो नदी को पीली नदी या फिर येलो रिवर भी कहा जाता है। और क्या होता है, श्रीलंका की ये सबसे लंबी नदी है, और ये मेसोपोटामिया सभ्यता की जन्मभूमि है इसी जगह पर। यूरोप में कौन कौन सी नदियां हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे, पढ़ेंगे यूपी पेट 2022 से संबंधित जो आपका सिलेबस है भूगोल का, यानी कि ज्योग्राफी। और इससे पहले हम जो है इकोनॉमिक्स, यानी कि आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था था, अर्थशास्त्र था, तो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से उनको अटेंड कर सकते हो, और वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और क्या है, इसी चैनल पर आपका प्रैक्टिस सेट डेली करवाया जा रहा है, तो आप उसको लगातार अटेंड करते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का जो भूगोल का सेशन है। तो सबसे पहले जानेंगे जो भूगोल का सिलेबस है। तो सिलेबस क्या है जो आयोग द्वारा प्रोवाइड किया गया था ये वाला, तो यहाँ पर मेंशन है। तो ये अच्छे से विजिबल नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए। तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में सबसे पहला जो दिया है आपका, तो इसमें दिया हुआ है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है नदियाँ, और फिर आता है नदियों की घाटी, फिर आता है भूजल संसाधन, फिर पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। अगला आता है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जो आते हैं, फिर है वन, और अगला है खनिज संसाधन। विशेषकर जो ये पूछा जाएगा वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। अगला आता है भारत एवं विश्व का जो है राजनीतिक भूगोल। फिर पढ़ेंगे इसमें जलवायु तथा मौसम, फिर है टाइम जोन। अगला जो आपका दिया गया है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जो आपका है भारत एवं विश्व की जो भौतिक भूगोल में सबसे पहले आता है पर नदियों वाला चैप्टर। तो नदियों में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो विश्व की नदियां पढ़ेंगे, और विश्व की नदियों को भी हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट के टाइप से पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले आप क्या पढ़ लेंगे, यूरोप की नदियां पढ़ लेंगे, फिर एशिया की पढ़ लेंगे, अफ्रीका की पढ़ लेंगे, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से छोटे छोटे सेशंस होंगे, बहुत छोटे छोटे। उनमें क्या होगा, आपको एकदम फिगर जो आपका मैप है उसके बेस पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आप आसानी से याद करके और क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं, तो इसमें देखते हैं नदी तथा नदियों की जो घाटियां हैं उनके बारे में। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या दिया गया है, तो विश्व में इसका परिप्रेक्ष्य में क्या है कि पूरे विश्व की लगभग सभी मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। अगर इस ये जो पॉइंट दिया हुआ, इस पॉइंट को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो उस पर सोचना शुरू करिए कि आज भी, या फिर हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई बड़ा शहर है, कोई बड़ा साम्राज्य जो होता था, या आज के दिन में बड़ा शहर है, या कोई कुछ भी कंट्री है, तो उसकी जो राजधानी है, तो अधिकतर क्या होता था कि वो किसी नदी के किनारे ही होती थी। और आज भी वो नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हैं। तो ये उसी की बात की पुष्टि करती हैं कि क्या है, बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो हैं, जो मानव सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। और आप इसको क्वेश्चन को सोचना शुरू करिए कि हाँ ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ, ऐसा कैसे। तो आपको क्या होगा, ज्योग्राफी थोड़ा आसान लगने लगेगी और व्यवहारिक लगेगी। चलिए फिर देखते हैं इसमें कि जो एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी, ये दजला और फरात दो नदियां हैं। दजला और फरात नदी घाटी में पनपी, और ये घाटी कहाँ पर है, इराक में है। और दजला को आज की डेट में क्या कहते हैं, दजला का नाम चेंज होकर के टिग्रिस के नाम से जानते हैं, और फरात को यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से जो हम अपना भारतीय इतिहास में पढ़ते आए हैं, तो उसमें आपका दिया है कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तो जो आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो ये क्या है, सिंधु नदी घाटी के जो क्षेत्र था वहां पर पनपी, वहां पर फैली, और वहीं पर इसके साक्ष्य मिले। और इसका जो हिस्सा है भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडो पाक के रीजन में आता है। तो ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में था नदियां, और नदियां क्यों हैं, कैसे हैं, तो आगे और देखते हैं इनमें। तो सबसे पहले इसमें आज हम देखेंगे कि एशिया के बारे में। तो आपका जो एशिया है, तो एशिया में कौन कौन सी नदियां हैं, और सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एशियन रिवर जो हैं, तो ये आपका पूरा वर्ड हो जाता है, और जितना ये कवर किया गया है ये आपका एशिया है। तो इस एशिया का जो रीजन ये वाला है, तो यहाँ पे एक्सपेंड करके, मैग्नीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट है, तो आप इसको अच्छे से देख भी पाओगे
और जान पाओगे। तो चलिए इस क्षेत्र में जो नदियाँ आ रही हैं उन नदियों को हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि आपका जो आता है एशिया की रिवर में सबसे बड़ी जो रिवर्स आती हैं, तो इसमें सबसे बड़ी एक रिवर है यांगत्से या फिर यांगटीसी और या फिर यांगत्जे नदी। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा नाम अलग अलग हैं लेकिन है क्या, ये एक ही हैं। तो मैंने अलग अलग इसलिए लिख रखा है कि आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन चेंज करके नाम आ जाए तो आपको ये ना लगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर चीज़ें 3 नाम हो सकती हैं जिन तरीके से वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसकी लंबाई क्या है कि इसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और ये इसका प्रवाह क्या होता है कि चीन में क्या होता है, इसका ये प्रवाहित होने वाली एशिया की सबसे लंबी नदी है। और क्या होता है, इसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत के पठार से होता है और पूर्व दिशा में ये क्या होती है, नदी बहती है। फिर क्या होता है कि ये पूरी तरह से क्या होता है, एक देश में बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और इसके तट पर क्या होता है कि चावल की खेती, वुहान और संघाई शहर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके तट पर आप पाओगे। और पूर्वी चीन सागर या फिर प्रशांत महासागर में ये क्या करती है, गिर जाती है। तो सबसे पहले अभी आपने देखा कि ये क्या होती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन में प्रवाहित होती है। तो ये आपका चीन हो जाता है, ये वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो ये वाला आपका चीन है और इसका एक्सपेंड रूप ये वाला है। और ये क्या है, आपकी यांगत्से नदी है। तो यांगत्से नदी में क्या दिया गया है कि इसका उद्गम तिब्बत से होता है। तो ये आपका ये उद्गम यहाँ तिब्बत से हो रहा है। और फिर क्या होता है कि ये पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो हाँ, ये पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती है, हो रही है, आप देख पा रहे हो। फिर क्या पूरी तरह से यह क्या होती है, सिर्फ एक देश में या किसी और देश को नहीं टच करती, ये सिर्फ चाइना में ही प्रवाहित होती है। देखो ये वर्ल्ड मैप पर चाइना है और चाइना के अंतर्गत ये नदी है, ये वाली ऐसे। और ये इसको क्या कहें कि आप कह सकते हैं कि ये पूर्वी जो चीन है सागर है, या फिर कह सकते हैं आप जो प्रशांत महासागर है। जो इसके आगे बढ़ेंगे, ये छोटा सा जो रीजन आ जाता है तो उसको पूर्वी चीन सागर बोल सकते हैं। लेकिन जब इसके आगे बढ़ेंगे तो वो प्रशांत महासागर यानी कि वो पैसिफिक ओशियन ही कहलाएगा। तो उसमें जाकर के ये विलय हो जाती है, गिर जाती है। और इसके तट पर जो होता है आपका वुहान शहर और संघाई शहर स्थित हैं। आगे चलिए देखते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में कि मेकांग नदी के बारे में जानते हैं। तो मेकांग नदी क्या है, ये मेकांग है और ये इसका ये इंग्लिश वर्जन इस तरीके से लिखेंगे। तो इसके उद्गम की अगर बात करें कहाँ से निकलती है, उद्गम का मतलब होता है तो ये दक्षिण पूर्वी चीन है आपका। देखो ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये हो गया साउथ नॉर्थ साउथ। तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट वाले पार्ट से निकलती है, यानी कि ये क्या है, दक्षिण पूर्व जो चीन है यहाँ से क्या होती है, निकलती है। यानी कि यहाँ पर एक तिब्बत है, तो तिब्बत से जो होता है उद्गम होता है। और तिब्बत का पठार है प्लेटू, याद रखना, वहां से इसका उद्गम होगा। और ये क्या होगा, ये साउथ ईस्ट जो एशिया है उसकी क्या है, जीवन रेखा तथा गंगा कही जाती है ये मेकांग नदी। और ये सबसे लंबी नदी है कहाँ की, साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि आपका जो दक्षिण और पूर्वी जो एशिया है उसकी क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। और क्या होता है कि चीन के यूनान प्रांत यानी कि और म्यांमार और लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से ये प्रवाहित होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चीन का यूनान प्रांत जो यहाँ से उद्गम होगा वो यहाँ पे देख लेंगे। फिर आप देख पा रहे हो कि म्यांमार की बात हुई तो ये म्यांमार है, तो म्यांमार में भी इसका थोड़ा सा प्रभाव होता है यहाँ पर। फिर लाओस है तो ये लाओस कंट्री हो गई। फिर थाईलैंड की बात कर रहे हैं तो ये थाईलैंड हो गया। फिर कंबोडिया की बात करते हैं, ये कंबोडिया हो गया। और ये वियतनाम। तो इन सब देशों को ये क्या करते हुए, इन अपना जो बेसिन बनाते हुए या इन देशों से प्रवाहित होते हुए आती है। और जो आपका है साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर जो है उसमें गिर जाती है और उसमें या फिर उसमें मिल जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है, कहां पर, ये म्यांमार तथा लाओस के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। और लाओस तथा थाईलैंड के मध्य क्या होता है, ये सीमा बनाती है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि म्यांमार और लाओस, तो ये लाओस हो गया और ये म्यांमार हो गया, तो यहाँ पर ये सीमा बना रही है। और फिर लाओस और थाईलैंड, तो ये हो जाएगा लाओस और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ये वाला थाईलैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सीमा का निर्माण करती है, उसको टच करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में अगली जो नदी है यहाँ पर वो है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी क्या है कि इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और ये म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाती है। ये सीमा बनाने वाले जो क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, और ये जो एग्जाम के जो है सबसे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को उठा करके एग्जामिनर जो होता है बार बार पूछता रहता है और कन्फ्यूजन पैदा करता रहता है। तो साल्वीन नदी की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और ये म्यांमार और थाईलैंड के मध्य क्या करती है, सीमा बनाती है। तो ये साल्वीन नदी हो जाती है, ये जैसे देख पा रहे हो। और साल्वीन को अगर इंग्लिश में लिखें तो आपका SALW और EEN इस तरीके से लिखेंगे साल्वीन नदी, साल्वीन रिवर।
तो और ये क्या होता है अंततः, यानी कि सबसे लास्ट में क्या होती है कि ये अंडमान सागर के जो मर्तबान की खाड़ी है, तो यहाँ पे जो है मर्तबान की खाड़ी है अंडमान सागर में, यहाँ पर आती है, गिर जाती है, फिर मिल जाती है, यही इसका मुहाना है। और उद्गम की बात करें तो तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। अब यहाँ पर ये तो आपने जो था इसका मैग्नीफाई जो रूप था ये देख लिया। अगर आपको ये देखना है यहाँ पर कि इसका जो रीजन है यहाँ पर एक भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो ये देखिए यहाँ तिब्बत से इसका उद्गम होता है, और फिर क्या होता है ये इसका जो रीजन जो आप देख पा रहे हो व्हाइट कलर में, तो ये इसका क्या है, इसका बेसिन है या इसका प्रवाह क्षेत्र है, जैसा कि आप इस मैप में और देख पा रहे हो। और ये भारत के क्या है, पूर्व साइड में ये पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये म्यांमार है और ये भारत देश यानी इंडिया है और ये म्यांमार है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि म्यांमार और थाईलैंड के मध्य में क्या करती है, ये सीमा बनाती है। इससे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये इस वाले जगह पर ये इधर वाला म्यांमार का पार्ट है, म्यांमार का, और ये क्या है इधर थाईलैंड का पार्ट है। फिर आगे देखते हैं कि साल्वी नदी के बाद में आगे का क्या आएगा, तो साल्वी नदी के बाद में आता है आपका आमूर नदी। तो आमूर नदी में क्या होता है, इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और इसमें जो खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं, वही इसमें शामिल हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि चीन तथा क्या करता है, रूस के मध्य ये प्रवाहित होते हुए सीमा बनाती है। तो चीन और रूस के मध्य प्रवाहित होती है। तो ये देख लो आपका रूस है और ये क्या है आपका चीन है, ये मंगोलिया पार्ट उधर चला आता है, तो उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ हम चीन और रूस को देखते हैं। तो चीन और रूस के मध्य से क्या होती है, प्रवाहित होती है, ये इसका प्रवाह क्षेत्र है जो आमूर नदी का, ये देख पा रहे हो आप। और क्या करता है कि फिर ये लास्ट में प्रशांत महासागर में ये क्या होती है, विलय हो जाती है या गिर जाती है। तो ये यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर इसमें आके गिरती है। और फिर आगे इसमें देखते हैं कि जो आपका रसिया है, ये प्रशांत महासागर जो आप देख पा रहे हो, अगर उस मैप से नहीं तो इस मैप से भी देख पाओगे। आगे देखें जो उसमें क्या है, आगे जो उसमें दिया है, जो नेक्स्ट मैप में आप देखोगे वो ये है कि लीना नदी। तो लीना नदी या लीना रिवर, तो इसका जो उद्गम है, उद्गम इसका होता है बैकाल झील से, लेक ऑफ बैकाल। तो ये वाली जो झील है ये आपकी बैकाल झील है और इसका उद्गम होता है बैकाल झील से। और ये क्या होती है, रूस में ही प्रवाहित होते हुए क्या करती है, ये उत्तर की ओर बहती है। और एक और नदी है ओब रिवर, यानी कि ओब नदी, यानी कि इसको आप लिखेंगे ओ और बी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाले आपके मैप में। तो ये ओब रिवर है, ये क्या करती है, ये भी रूस के अंदर प्रवाहित होती है। और जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इसमें कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करके आपके ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों नदियों का उद्गम क्षेत्र जो है रूस है, और लेकिन ये अपने उद्गम क्षेत्र से, यानी कि जहां से अब ये निकलती हैं और उसके क्या होता है उत्तर की दिशा में, यानी कि नॉर्थ जो आपका है उसकी तरफ ये बहती हैं या प्रवाहित होती हैं। आगे देखते हैं इसी क्रम में कि सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी क्या है, एशिया के बारे में, एशिया में आती है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है, तो इसको जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और इस आगे जानने के लिए जो हम भारत की नदियां डिस्कस करेंगे तो उनमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है कि सिंधु नदी जो है ये क्या है 2880 किलोमीटर क्या है, ये लंबी है, यानी कि 2880 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो क्या होता है, जो तिब्बत है वहां से ये उद्गमित होती है। अब ये जो आपका पार्ट आता है तिब्बत से, ये वाला, ये तो यहाँ से इसका उद्गम होता है, ये तिब्बत में पड़ता है। कभी कभी लोग लद्दाख बोल देते हैं, लेकिन ये लद्दाख का बॉर्डर लगता है। और क्या होता है कि तिब्बत के निकट कौन सा है, मानसरोवर झील है। और इसके भी निकट क्या है, बोखरचू हिमानी जो है, हिमानी मतलब होता है जो बर्फ होती पिघलती रहती है, तो वहां पर हिमानी बन जाती है, तो वहां से क्या होता है इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखना है आपको, तिब्बत के निकट से, या फिर और क्लोज क्वेश्चन बनाएगा तो मानसरोवर झील के से, या फिर और क्लोज जाएगा तो इसके मतलब समीप या बगल में क्या है, बोखरचू हिमानी, वहां से इसका उद्गम होगा, किसका, सिंधु का, यानी कि इंडस का। और लद्दाख से होकर ये पीओके में प्रवाहित होती है। पीओके मतलब आपका क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है आपका, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर जो उसके पास में हिस्सा है, तो वहां से ये प्रवाहित होती है। और ये क्या है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, कौन, सिंधु नदी, यानी कि इंडस नदी। तो फिर आगे क्या दिया है कि ये आपकी इंडस जो नदी हो जाती है ये वाली, और यहां से निकलती है, फिर ये इस तरीके से प्रवाहित होते हुए, और ये क्या होती है कि पाकिस्तान में बहती है, और अंततः क्या होती है कि अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि अरब सागर में आकर के मिलती है। जैसे कि ये नदी यहाँ से ये देख पा रहे हो इस वाले मैप में, पाकिस्तान से प्रवाहित होकर के ये अरब सागर में मिल जाती है। फिर यहाँ पे देखते हैं जो आ गया है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों में सबसे पहले झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास, सतलज और काबुल है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि झेलम है, चेनाब है, रावी है, ये ब्यास हो गया और ये सतलज हो जाती है। और तो इनका जो उत्तर से मतलब क्या होता है, ऊपर से जो नीचे का क्रम होता है और नीचे से ऊपर का क्रम, ये आप याद रखना कि सबसे पहले आपको क्या होगा, सिंधु नदी होगी, फिर झेलम होगा, फिर चेनाब होगा,
फिर आपका रावी, ब्यास, फिर लास्ट में सतलुज होगा। तो इसे क्रम भी याद रखना है। और क्या होता है कि पाकिस्तान में इससे बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। इस कारण क्या होता है कि पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? आपकी जो सिंधु नदी है वो इसमें नहरों निकालने में या नहरों को पानी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं यहाँ पर इरावदी नदी के बारे में। इरावदी नदी जो है आपका, इसको म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। और इसका निकास, यानी निकास का मतलब होता है, कोई कभी निकास बोलते हैं, कभी मुहाना बोलते हैं, कभी क्या होता है ये कहाँ मिलती है तो ये बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो मर्तबान की खाड़ी है यानी जो हिंद महासागर में है उससे ये मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो गल्फ ऑफ मर्तबान। तो ये गल्फ ऑफ मर्तबान कहाँ पर है? ये या तो बोल देंगे अंडमान सी कभी बोल सकते हैं, या फिर और डिटेल में जाएंगे ये अंडमान है। तो इस वाले जो थोड़ा ये क्षेत्र इसके आसपास का होगा उसको अंडमान सी कहेंगे। लेकिन इसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये क्या है, हिंद महासागर ही तो है, यानी कि आपका जो इंडियन ओशियन है तो वो हिंद महासागर में मिल जाती है। अब फिर क्या है कि इस नदी के तट पर क्या है, रंगून और मांडले स्थित हैं। और ये क्या है, म्यांमार से ही तो निकलती है। तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम फिर से हाईलाइट कर रहे हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो देश है ये म्यांमार ही तो है और ये इसी में से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। और ये क्या होती है, रंगून और मांडले में क्या है जो स्थित है, ये उनसे होकर के प्रवाहित होती है, इसे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नदियों के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी नदी आती है और इसके जो फैक्ट्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ह्वांगहो नदी, ह्वांगहो रिवर। तो इसमें क्या है कि ह्वांगहो या फिर ह्वांगहो इस तरीके से, और इसको क्या कहा जाता है देख लेते हैं कि पीली नदी भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। और क्यों कहा जाता है अभी देख रहे हैं इसमें कि उत्तरी चीन सागर में प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदी जो कौन सी है, वीहो नदी, जो क्या है कि चीनी सभ्यता की जन्मभूमि भी इसे कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदी वीहो नदी है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो चीन की सभ्यता है उसका यहाँ पर जन्म हुआ था, इतिहासकार ऐसा मानते हैं और इतिहास में लिखा ऐसा पाया जाता है। और यह नदी क्या है कि लोयस का पठार जो है वो पीली मिट्टी से होता है वहां पर, तो उसी से क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसके कारण क्या होता है कि पीली नदी हो जाती है, इसका पानी पीला हो जाता है क्योंकि वो मिट्टी इसमें घुल जाती है। और जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये नदी है, तो इसका पानी क्या है, पीला हो गया है। तो ये लोयस का पठार से प्रवाहित होती है, तो ये मिट्टी पीली इसमें घुल जाती है और इसलिए क्या हो जाता है, इसे ह्वांगहो नदी को पीली नदी या फिर येलो रिवर भी कहा जाता है। और क्या होता है कि इसे चीन का शोक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग भी बदलती है और प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बाढ़ आती है अलग अलग तरीके से, जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है और क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि चीन का इसे शोक भी कहा जाता है। और क्या होता है कि ये पीला सागर यानी कि LOC में क्या होता है, ये जाकर के मिल जाती है, गिर जाती है। और फिर इसके आगे क्या होता है कि या फिर जो येलो सागर आपका है वो प्रशांत महासागर का भाग है जिसमें गिरती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ह्वांगहो यानी कि जो आपकी जो पीली नदी थी वो क्या होती है, यहाँ से आपका इसका उद्गम होता है और इस तरीके से उद्गमित होकर के ये आकर के इस सागर में आकर के गिरती है। इसे क्या बोलते हैं, आपका येलो सी बोलते हैं। इसे यह ध्यान रखना। अब येलो सी क्या है थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो पीत सागर है यानी कि येलो सी, तो LOC क्या है कि पूर्वी चीन सागर है। तो ये वाला जो पार्ट आता है ये चीन हो गया, तो ये पूर्वी चीन सागर हो जाएगा, ये वाला इतना ये ऐसा पार्ट। तो पूर्वी चीन सागर के उत्तरी भाग का जो नाम है वो क्या है, पीत सागर, जो स्वयं क्या है प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तो इसके आगे जब जाएंगे तो ये सारा पूरा इधर प्रशांत महासागर ही पड़ेगा, तो इसका एक हिस्सा है। और ये क्या है कि चीन की मुख्य भूमि जो है मेनलैंड है। और ये जो कोरिया है, तो ये आप जो देख पा रहे हो कि नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, और ये जो आपकी जो बॉर्डर लाइन है, तो ये कोरिया जो है और इसके बीच का जो भाग बनता है वो LOC कहा जाता है, यानी कि आपका जो पीला सागर है उसके नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है कि गोबी के मरुस्थल से रेत वाली जो आंधियां होती हैं उड़ करके क्या करती हैं, अपनी रेत लेकर के आती हैं और इस पानी में क्या होता है, समुद्र की सतह पर क्या करते हैं, गिरा देते हैं, जिससे कि कारण क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है वो येलो रंग का दिखता है। और इस कारण क्या कहा जाता है, इसको येलो यानी कि पीला सागर कहा जाता है। और इसको और पीला करने में जो ह्वांगहो नदी यानी कि पीली नदी है वो भी इसमें क्या करती है, अपनी भूमिका निभाती है। इस कारण क्या है, इस कारण पीला है और कोई कारण नहीं है। फिर आगे इसमें देखते हैं महावेली गंगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है 335 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि आपका जो श्रीलंका है आपका पड़ोसी देश अपने भारत देश का, तो उसकी ये नदी है। और क्या होता है कि श्रीलंका की ये सबसे लंबी नदी है, और अगर लंबी है, सबसे लंबी होने के बावजूद भी 335 किलोमीटर लंबी है। फिर क्या होता है कि ये उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये क्या है कि जो श्रीलंका का जो पार्ट है यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पार्ट है और ये ढलान इस तरफ है।
तो क्या होती नदी अगर यहाँ से हो यहाँ होगी कैसे भी होगी तो इसका ढलान जिधर होगा नदी उधर की तरफ जाएगी। तो ढलान क्या है इस तरफ है, तो ये नदी क्या होती है आपके उत्तर, ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, तो इस कोने में जाकर के क्या होती है इस तरफ प्रवाहित होती है और कहाँ मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब मान लो ये यहाँ पर महावेली गंगा है, इस वाले फिगर में देखते हैं ये महावेली गंगा है और ढाल इस तरफ प्रवाहित होकर के कहाँ जाएगी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ही पानी इसका जाके प्रवाहित होगा या फिर गिरेंगी। फिर आगे देखते हैं इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है कि टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी को अगर दजला भी कहा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टिग्रिस को ही दजला और दजला का ही मतलब कहना है, दजला का नया नाम टिग्रिस है। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि पूर्वी तुर्की में क्या है स्थिति क्या है, एक टॉरस क्या है पर्वत है, टॉरस माउंटेन है, वहां से इसका क्या होता है उद्गम होता है या फिर वहां से ये निकलती है। अभी क्या है पूर्वी तुर्की, तो ये क्या है आपका जो आपका ये तुर्की है, ये क्या है इसका पूरब है। अब ये टिग्रिस नदी यहाँ से क्या होती है निकलती है, ये वाली टिग्रिस नदी। फिर क्या होता है कि तुर्की और सीरिया में बहते हुए इराक में यूफ्रेस्टस क्या होते हैं नदी से मिल जाती है, तो ये टिग्रिस नदी ये यूफ्रेस्टस है और इस तरीके से बहते हुए आती हैं और क्या होता है कि इराक में ये मिल जाती हैं। यूफ्रेस्टस नदी को फरात नदी भी कहते हैं। जब इतिहास में जाओ तो दजला और फरात नदियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो ये वही टिग्रिस और यूफ्रेस्टस है। और फिर क्या होता है कि क्या है इराक के दक्षिण जो भाग है इस पर स्थित जो बसरा के पास में क्या है फारस की खाड़ी में मिल जाती है, तो ये गल्फ ऑफ पर्सियन या फिर गल्फ ऑफ जो आपका क्या है फारस की खाड़ी उसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आकर के देखो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आकर के ये मिल जा रही है, ये क्या है ये टिग्रिस है और ये यूफ्रेस्टस है और आगे आकर के यहाँ पर इनका क्या होता है मिलान होता है, मिल जाती है और फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ पर्सियन यानी कि फारस की खाड़ी में यानी कि समुद्र में क्या होता है गिर जाती है। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ये तुर्की है, तुर्की के जो पूरब साइड है वहां से इसका उद्गम हुआ और ये टिग्रिस नदी का ये यहाँ से इस तरीके से चलती आई इराक में। टिग्रिस से क्या होता है तुर्क से क्या होता है आपका इराक में आती है और आपकी ये जो है सीरिया से बहती हुई इस तरीके से कौन सी यूफ्रेस्टस नदी आती है और यहाँ पर आप इनका क्या होता है मिलान होता है। इसी के जो तट है जहाँ मिलान होता है तो इस पर क्या हुआ एक मानव सभ्यता का फिर से यहाँ पर जन्म या इतिहास पाया जाता है। और फिर क्या होता है कि ये जो जमीन वो आकर के जमीन से आगे बढ़ करके और पर्शियन गल्फ में गिर जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। और ये हिस्सा क्या है एक कुवैत है, ये सऊदी अरेबिया है, इराक है, सीरिया, तुर्क और ये ईरान। फिर आगे देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में अगर जाएंगे तो इसमें दिया है कि दजला यानी कि टिग्रिस और फरात यानी कि यूफ्रेस्टस, तो ये क्या है इसके तट पर क्या हुआ बगदाद स्थित है और इनका जो संगम है जिसको हम बार बार हाईलाइट कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसे मिलती हैं, तो इसके संगम पर क्या होता है आपके इतिहास के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका संगम इस जगह पर होता है, तो इस जगह पर क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जन्मभूमि है इसी जगह पर और यहाँ पर क्या है कि असरा नगर स्थित है और दुआब यहाँ पर क्या है कि दुआब जो है यहाँ पर वो क्या है सत अल अरब का मैदान है और इराक का सांस्कृतिक नगर भी है। यहाँ पर बहुत पहले इतिहासकार बताते हैं कि क्या होता था कि घोड़ों और दासों का व्यापार इस जगह पर होता था। और दोआब की अगर बात करें तो दोआब क्या होता है कि जो जहां पर दो नदियां मिलती हैं तो वहां पर जो एक क्षेत्र बनता है दो नदियों के मिलने का उसको दोआब रीजन कहा जाता है। ये देखो दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर क्या होता है अच्छी खासी मात्रा में क्या होती है जमीन उपजाऊ हो जाती है, तो मानव सभ्यता के लिए रुकने रहने के लिए यहाँ पर एक अच्छी कंडीशंस यहाँ पर पैदा होती हैं और यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव करते हैं, इसलिए वहीं पर जो मानव की सभ्यताएं हैं जन्मती हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर आपका जो अगला है, तो ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है लेकिन जो अगला सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है आपने यहाँ पर एशिया के बारे में जान लिया, ये एशिया था। अब हम एशिया के बाद में क्या देखेंगे कि यूरोप में कौन कौन सी नदियां हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट होता है, यहाँ पर सिर्फ मुख्य जो नदियां वो उठाई गई यहाँ पर। और फिर क्या अब यूरोप के बारे में पढ़ेंगे अगले सेशन में, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और जो आपका ये है ऑस्ट्रेलिया। तो क्रम से हम लोग पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर चीजें हम देखते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।